Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will discuss about section 61 and section 167 of Criminal Procedure Code. These both sections are interconnected with each other. So for this purpose, it is very important to understand section 61 and section 167 together. Section 61 states that person arrested not to be detained more than 24 hours. It means that when police arrests someone, so police cannot detain that arrested person for more than 24 hours. So it means that police should complete their investigation within 24 hours and should produce that arrested person before concerned magistrate. While section 167 tells us about procedure when investigation not completed in 24 hours. It means that what will be the procedure that is to be adopted when investigation cannot be completed within 24 hours as mentioned in section 61 of Criminal Procedure Code. So in today's lecture we will discuss about remand, and we will also discuss different types of remand in the light of Constitution of Pakistan 1973. So first we will have to go through section 61, and after that we will proceed towards our further lecture. So this lecture is very important. Kindly don't skip this video. Section 61, person arrested not to be detained more than 24 hours. No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court. इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट करती है तो पुलिस उस शख्स को कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स पेश करेगी. ठीक है, कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने में वो जो अक्यूज पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है उसको पेश किया जाएगा पुलिस की तरफ से. यानी कि पुलिस जो है विद इन 24 आवर्स अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी, and within 24 hours police are statutorily bound to produce that arrested person before the concerned magistrate. मगर जब हम इस सेक्शन को थोड़ा गौर से पढ़ते हैं तो इस सेक्शन में हमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं. पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर पुलिस ने उस अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 26 आवर्स कर लिया और साथ में जो है कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स पेश किया उस मजिस्ट्रेट को कि इस वजह से इस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लाने में ताखीर हुई, ठीक है, और अगर वो जो मजिस्ट्रेट है वो उस रीजन से सेटिस्फाई हो जाए तो एक ये एक्सेप्शन इस सेक्शन में मौजूद है. दूसरा एक्सेप्शन ये है कि ये जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स का, इसमें जर्नी का टाइम इंक्लूड नहीं होगा. जर्नी का टाइम मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल जिस जगह उस पर्सन को, उस शख्स को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, अब वहां से उस शख्स को लाना और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, यह जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड विद इन 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं होगा. फ़र्ज़ कीजिएगा कि अगर एक शख्स है उसने कराची में कोई ऑफेंस कमिट किया और ऑफेंस कमिट करने के बाद वो कराची से भाग गया फॉर एग्जाम्पल लाहौर, ठीक है, और लाहौर में उसे अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है. अब उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने, जो मजिस्ट्रेट है, कंसर्न मजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश किया जाएगा मगर उसको लाहौर से लाया जाएगा, ठीक है. अब जो ये टाइम पीरियड है, जो टाइम कंज्यूम होगा उसको लाने में, ये टाइम विद इन 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है. और इसी सेक्शन में हमें सेक्शन 167 का हवाला भी दिया गया है कि अगर स्पेशल ऑर्डर्स लिए गए हैं मजिस्ट्रेट से, ठीक है, तो वो भी एक एक्सेप्शन है इसी सेक्शन में. अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 167 को. सेक्शन 167 मतलब कि अगर पुलिस विद इन 24 आवर्स जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं करती या वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकता तो आगे क्या प्रोसीजर होगा.
तो वो हमें बताया गया है सेक्शन 167 में। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। When any person is arrested or detained in custody and it appears that investigation cannot be completed within 24 hours fixed by section 61, यानी कि जब किसी शख्स को अरेस्ट कर दिया गया है, ठीक है, पुलिस ने किसी शख्स को अरेस्ट किया और उसको डिटेन कर दिया, ठीक है, और पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो विद इन 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है, तो जैसे कि सेक्शन 61 में बताया गया है कि विद इन 24 आवर्स जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी। अब यहां पर पुलिस को लगता है कि विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, तो आगे का प्रोसीजर बताया गया है कि एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, और पुलिस जो है उनको उनके पास जो इंफॉर्मेशन आई है उस शख्स के हवाले से जिसको अरेस्ट किया गया है वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, यानी कि वो जो इंफॉर्मेशन है उस पर जो है वो हम रीजनेबली हम उस पर बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ये जो ऑफेंस है ये इसी शख्स ने ही कमिट किया है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर शेल forthwith transmit to the nearest magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate। यहां पर ये लफ्ज नियरेस्ट मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर एक शख्स है उसने कराची में ऑफेंस कमिट किया और वो वहां कराची से जो है लाहौर भाग गया, ठीक है, अब जब लाहौर में उसको अरेस्ट किया गया तो डेफिनेटली वहां का जो मजिस्ट्रेट है वो सबसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, लाहौर का जो मजिस्ट्रेट होगा वो सबसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, तो उस अक्यूज पर्सन को उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उस मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर लिया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड का मतलब यह है कि हमें इस बंदे का रिमांड दीजिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट देता है ट्रांजिट रिमांड ताकि इस शख्स को लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिया जाए और उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए जिसकी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट का जो कंसेप्ट है वो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो यहां पर बताया गया है कि अगर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता विद इन 24 आवर्स और पुलिस को लगता है और पुलिस को यकीन है कि जो इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आई है वो उसी अक्यूज पर्सन के खिलाफ है, यानी कि उनको यकीन है कि ये जो ऑफेंस है ये इसी शख्स ने ही कमिट किया है, तो उस वक्त जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ और जो ऑफिसर है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मगर उनका रैंक जो है वो सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपनी डायरी की कॉपी और साथ में जो अक्यूज पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी, ठीक है, यानी कि जो डायरी होती है पुलिस के पास उस डायरी में वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी इंटरोगेशन करते हैं उस अक्यूज से वो उस डायरी में लिख देते हैं, ठीक है, तो उस डायरी की जो कॉपी है और साथ में जो अक्यूज पर्सन है, जो अरेस्टेड पर्सन है, उन दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी पुलिस। अब यहां पर मजिस्ट्रेट जो है आगे बताया गया है सबसेक्शन 2 में द मजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन में वेदर ही हैज और हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, यानी कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया गया चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को हवाला दिया कि एक शख्स है वो कराची में ऑफेंस कमिट करता है और वो लाहौर भाग जाता है, तो अब वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है मगर इसके बावजूद वो जो है वो जो रिमांड है, फिजिकल रिमांड है, उसका ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज को पेश किया गया चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है कि वो उस केस को ट्राई कर सके। फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, यानी कि वो ऑथराइज दे सकता है। टाइम टू टाइम का मतलब ये है कि मतलब एक दफ़ा उन्होंने फिजिकल कस्टडी दी, ठीक है, उस अक्यूज पर्सन की जो कस्टडी है वो पुलिस को दे दी, ठीक है, और मतलब जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए तो दोबारा पुलिस जो है वो उस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अगर वो पुलिस जो है दोबारा
उनको कस्टडी चाहिए उस अक्यूज पर्सन की, तो डेफिनेटली मजिस्ट्रेट जो है वो दोबारा भी कस्टडी दे सकता है। तो यहां पर बताया गया है कि वो टाइम टू टाइम जो है वो अथराइज कर सकता है कस्टडी को। From time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole। यानी कि जो मजिस्ट्रेट है वो अगर फिजिकल रिमांड दे दे उस अक्यूज पर्सन का उस पुलिस को, ठीक है, यानी कि पुलिस जो है वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर दे, ठीक है, या उस अक्यूज पर्सन से फर्दर इंटरोगेशन कर दें, मगर ये जो फिजिकल कस्टडी है ये 15 डेज से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये हमें ये सेक्शन 167 बता देता है कि मजिस्ट्रेट जो है 15 डेज से ज्यादा कस्टडी नहीं दे सकता। मगर यहां पर याद रखिएगा कि मजिस्ट्रेट जो है एट अ टाइम 15 डेज की कस्टडी नहीं देता, ठीक है, मतलब वो नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पर यह लफ्ज जो है टाइम टू टाइम, इसका मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट जो है वो एट अ टाइम 15 डेज की कस्टडी पुलिस को नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल पुलिस ने कहा कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुई, हमें इस अक्यूज पर्सन की कस्टडी चाहिए, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो है फॉर एग्जांपल, अब यहां पर मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, मजिस्ट्रेट जो है वो उस अक्यूज पर्सन की कस्टडी दोबारा पुलिस को दे सकता है। फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट ने एक दफा दे दी फॉर एग्जांपल 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के बाद उस अक्यूज पर्सन को दोबारा पेश किया जाएगा उस मजिस्ट्रेट के सामने। अब मजिस्ट्रेट ने देखा कि हाँ जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रोग्रेस, यानी कि उस इन्वेस्टिगेशन यानी कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें प्रोग्रेस हो चुका है, यानी कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई है, ठीक है, और पुलिस ने दोबारा कहा कि हमें 2-3 दिन की और जो है इस बंदे की कस्टडी चाहिए। तो मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इस पर्सन की कस्टडी देनी चाहिए क्योंकि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मजिस्ट्रेट दोबारा उस शख्स को 2 या 3 दिन के लिए पुलिस की कस्टडी में दे सकता है, मगर यह जो ओवरऑल पीरियड है यह 15 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन एंड सेंड इट फॉर ट्रायल and considered further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction। अगर वो जो मजिस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल लाहौर में जिस मजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज पर्सन को पेश किया गया, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, और वहां का जो मजिस्ट्रेट है अब उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस केस को खुद ट्राई करे या उसको कोर्ट ऑफ सेशन में भेज दे, ठीक है। अब वो जो मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि फर्दर डिटेंशन जो है, यानी कि अगर पुलिस चाहती है कि पुलिस ने कहा कि हमें इस शख्स की जो फिजिकल कस्टडी दे दे, अब मजिस्ट्रेट को लगा कि फिजिकल कस्टडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो पुलिस से कहेगा वो मजिस्ट्रेट कि आप जो है इस शख्स को उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है। तो डेफिनेटली वो जो मजिस्ट्रेट है वो ट्रांजिट ऑर्डर देगा, यानी कि ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर देगा। ट्रांजिट रिमांड का मतलब यह है कि इस मुलजिम को विद इन 2 डेज 4 डेज, मगर ये जो ट्रांजिट रिमांड का जो पीरियड है वो 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि वो मजिस्ट्रेट कह सकता है कि विद इन 4 डेज विद इन 5 डेज जो है इस अक्यूज पर्सन को, इस अरेस्टेड पर्सन को उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए जिसकी जुरिस्डिक्शन है। सेक्शन 167 कंटिन्यू है हमारा। सब सेक्शन 3 में बताया गया है अ मजिस्ट्रेट अथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो। अगर पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट से मुतालबा करती है, ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देती है कि हमें इस अक्यूज पर्सन की फर्दर कस्टडी चाहिए, ठीक है, फिजिकल रिमांड, अगर मजिस्ट्रेट वो फिजिकल रिमांड पर उस अक्यूज पर्सन को दोबारा पुलिस के हवाले करती है, तो डेफिनेटली मजिस्ट्रेट जो है वो रीजंस रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट यहां पर जो है वो स्टैट्यूटरीली बाउंड है कि वो रीजन लिखेगा कि मैंने इस रीजन के तहत इस अक्यूज पर्सन की जो कस्टडी है वो दोबारा पुलिस को दे दी।
Subsection 4, the magistrate giving such order shall forward a copy of his order with his reasons for making it to the sessions judge. यानी कि डेफिनेटली अगर मजिस्ट्रेट ने जो है वो ऑर्डर दिया है फर्दर कस्टडी का, तो डेफिनेटली वो जो है वो उस रीजंस के साथ साथ उस ऑर्डर की जो कॉपी है वो सेशन जज को भी देगा, ताकि उनके इल्म में भी हो कि इस अक्यूज पर्सन की कस्टडी जो है वो दोबारा पुलिस को दे दी गई है। Subsection 5, notwithstanding anything contained in section 60 and 61 and or herein before to the contrary, where the accused forwarded under subsection 2 is a female। यानी कि अब यहाँ पर जो है हम जो बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे मेल अक्यूज के बारे में। अब ये जो सेक्शन 167 सबसेक्शन 5 है, ये हमें बताता है कि अगर जो अक्यूज है वो फीमेल है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सो इज अ फीमेल द मजिस्ट्रेट शेल नॉट इन एक्सेप्ट इन द केसेस इन्वॉल्विंग कत्ल एंड और डेक्वाइटी सपोर्टेड बाय रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर कस्टडी नहीं देगा मां सिवाय दो केसेस में। अगर वो जो फीमेल है वो अक्यूज है किसी कत्ल केस की, यानी कि कत्ल का मुकदमा है उस पर, कत्ल के चार्जेस है उस पर, या उस पर जो है डकैती के कुछ चार्जेस हैं, इन दो केसेस के अलावा मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर कस्टडी नहीं देगा पुलिस को। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल दोबारा पढ़ते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 60 एंड 61 और हेयर इन बिफोर टू द कंट्ररी वेयर द अक्यूज्ड फॉरवर्डेड अंडर सबसेक्शन 2 इज अ फीमेल, the magistrate shall not, except in the cases involving qatl or dacoity supported by reasons to be recorded in writing, authorize the detention of the accused in police custody, and police officer making an investigation shall interrogate the accused referred to in subsection 1 in the prison in the presence of an officer of jail and female police officer। बात क्लियर है कि अगर वो जो अक्यूज है वो फीमेल है और उस पर ना तो कत्ल के चार्ज है ना ही उस पर फॉर एग्जांपल डेक्वाइटी का चार्ज है, तो मजिस्ट्रेट जो है फर्दर डिटेंशन नहीं देगा पुलिस को, यानी कि फर्दर उस अक्यूज की फिजिकल रिमांड जो है वो पुलिस को नहीं देगा। ठीक है, और पुलिस से कहेगा कि अगर आप फर्दर इंटरोगेशन करना चाहते हो इस फीमेल अक्यूज से तो आप जेल में कर सकते हो। ठीक है, मगर जेल में डेफिनेटली उस टाइम जो है जेल ऑफिसर का और साथ में फीमेल ऑफिसर का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें लॉ बताता है कि साथ में जेल ऑफिसर और एज वेल एज फीमेल ऑफिसर का होना जरूरी है। उनके प्रेजेंस में वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो उस अक्यूज पर्सन से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मगर अगर वो जो फीमेल अक्यूज्ड है वो जो है वो किसी कत्ल में इन्वॉल्व है या डेक्वाइटी में इन्वॉल्व है, तो उस वक्त जो है वो मजिस्ट्रेट फर्दर कस्टडी पुलिस को दे सकता है। ठीक है, Subsection 6, the officer in charge of the prison shall make appropriate arrangements for the admission of the investigating officer into the prison for the purpose of interrogating the accused। अब डेफिनेटली मजिस्ट्रेट ने फर्दर डिटेंशन नहीं दी, फर्दर फिजिकल रिमांड का ऑर्डर नहीं दिया। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है यहाँ पर जो जेल का जो ऑफिसर है उसको डायरेक्ट किया गया है कि जब भी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आएगा, ठीक है, उस अक्यूज से क्वेश्चन पूछने के लिए, उस अक्यूज को इंटरोगेट करने के लिए, तो जेल ऑफिसर जो है वो अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल उनको जो है वो अलग सा कमरा दिया उसने, ठीक है, साथ में उसने जेल ऑफिसर को और एज वेल एज जो है वो फीमेल ऑफिसर को जो है वो अरेंज यानी कि उसको अपॉइंट करके दिया कि भाई इनके प्रेजेंस में आप जो है इस अक्यूज पर्सन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी अरेंजमेंट होगा वो जो है वो जेल का जो ऑफिसर है वो करके देगा उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए। सेक्शन 167 कंटिन्यू है हमारा।
subsection 7, if for the purpose of investigation it is necessary that the accused referred to in subsection 1 be taken out of the prison, the officer in charge of the police station or the police officer making investigation not below the rank of sub-inspector shall apply to the magistrate in that behalf, and the magistrate may, for the reasons to be recorded in writing, permit taking of accused out of the prison in the company of a female police officer appointed by the magistrate। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो जेल गया और वहाँ पर अगर वो जो अक्यूज़ड है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल अक्यूज़ड है, उसने उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताया कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो है, जो मेरे साथ और लोग मुलव्विस हैं इस ऑफेंस में, कोई भी ऑफेंस हो सकता है, उनकी जो जगह है, उनकी जो रिहाइश है वो मैं आपको बता सकती हूँ या वो मैं आपको बता सकता हूँ, या फॉर एग्जांपल वो कत्ल का मुकदमा है और अब जो अक्यूज़ड है उसको जेल भेज दिया गया है और अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो फर्दर इंटरोगेशन के लिए वो जेल गया ताकि उस अक्यूज से फर्दर इंटरोगेशन जो है वो की जाए, फर्दर क्वेश्चन पूछा जाए केस के मुताल्लिक। अब वहाँ पर जो अक्यूज़ड है वो फॉर एग्जांपल कन्फेशन करता है कि हाँ, जिस फॉर एग्जांपल जिस पिस्टल से या जिस डैगर से यानी कि खंजर से उसने कत्ल किया है या जिस शख्स को ज़ख्मी किया था, वो मैंने फॉर एग्जांपल वो अक्यूज़ कहता है कि वो मैंने फ़लाँ जगह जो है वो उसको दफना दिया है या फ़लाँ जगह जो है वो मैंने उसको फेंक दिया है। ठीक है, अब वहाँ पर जो अक्यूज़ड है वो चाहता है कि हाँ, वो जगह वो उस पुलिस ऑफिसर को बताना चाहता है कि जिस जगह उसने वो रिवॉल्वर या वो डैगर जो है वो फेंक दिया है, तो यहाँ पर उस अक्यूज़ को जेल से बाहर लेकर जो है वो जो डेफिनेटली जो वो आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट को अप्लाई करेगा कि जो अक्यूज़ड है वो कन्फेस करता है और वो मुझे वो जगह बताना चाहता है जिस जगह उसने उस रिवॉल्वर को या जिस जगह उसके जो दीगर जो और पार्टनर्स हैं जो कि उस केस में इन्वॉल्व हैं वो रहते हैं, वो जगह मुझे बताना चाहता है। तो मजिस्ट्रेट जो है रीजंस रिकॉर्ड कर लेगा और साथ में कहेगा कि एक फीमेल पुलिस ऑफिसर, अगर वो अक्यूज जो है वो फीमेल है तो साथ में फीमेल पुलिस ऑफिसर को भी अपॉइंट करेगा वही मजिस्ट्रेट, और उस अक्यूज को जेल से बाहर देने की इजाज़त या बाहर आने की इजाज़त मिल जाएगी। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 में यह बताया गया है कि अगर अक्यूज को जेल से बाहर लाना है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जो पुलिस ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट को अप्लाई करेगा और मजिस्ट्रेट ने अगर इजाज़त दे दी तो मजिस्ट्रेट की इजाज़त पर वो अक्यूज़ पर्सन जेल से बाहर आ सकता है। अगर वो जो अक्यूज़ पर्सन है वो फीमेल है तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली मजिस्ट्रेट जो है एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर भी अपॉइंट कर देगा कि भाई ये जो फीमेल पुलिस ऑफिसर है ये भी इस अक्यूज़ के साथ ही होगी। ठीक है, यानी कि जो फीमेल अक्यूज़ है इसके साथ ये फीमेल पुलिस ऑफिसर ही होगी। तो ये सब सेक्शन 7 में बताया गया है। Provided that the accused shall not be kept out of the prison while in the custody of the police between sunset and sunrise, यानी कि सनसेट यानी कि मगरिब के बाद और सुबह सवेरे तक ये जो टाइम पीरियड है, मगरिब के बाद यानी कि जब सूरज गुरूब हो जाए और सुबह जब सूरज निकलने से पहले, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में अक्यूज़ को जेल से बाहर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर अक्यूज़ को जेल से बाहर लेकर जाना है तो उसको सनराइज़ के बाद ही आप लेकर जा सकते हो और सनसेट से पहले पहले उसको वापस जेल में लाना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं रिमांड। रिमांड का मतलब क्या है और रिमांड के डिफिनीशंस क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी जो हमने सेक्शन 167 डिस्कस किया ये भी रिमांड के मुताल्लिक था। यहाँ पर फिजिकल रिमांड के मुताल्लिक जो है 167 में बताया गया है। तो रिमांड किसे कहते हैं? रिमांड मीन्स टू रिटर्न और सेंड बैक। रिमांड का मतलब है कि वापस कर देना। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि
अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश तो किया गया, मगर साथ में एक एप्लीकेशन दिया गया कि हमें इस अक्यूज की फर्दर कस्टडी चाहिए। तो मजिस्ट्रेट ने रीजंस रिकॉर्ड किए और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद जो है उस अक्यूज को वापस उस पुलिस की कस्टडी में दे दिया। तो वापस देने को क्या कहते हैं? रिमांड। रिमांड मींस रिटर्न और सेंड बैक। रिमांड is used to refer to the sending back of the accused or prisoner to the custody of competent authority। यानी कि रिमांड का मतलब क्या है? उस अक्यूज को वापस भेजना, कंपेटेंट अथॉरिटी के कस्टडी में वापस देना। ठीक है, तो ये जो रिमांड है ये ट्रांजिट रिमांड कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई लाहौर में उस बंदे को पकड़ा, वहां के मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई जो कंपेटेंट अथॉरिटी है उसके सामने उसको या उसके सामने जो है इस अक्यूज को पेश कर दिया जाए, तो उसने जो है ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर दिया। ट्रांजिट रिमांड का मतलब यह है कि भाई इस बंदे को जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसकी जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, जहां पर इसने ऑफेंस कमिट किया है। The term remand is also used for sending a case back to the same court from which it came forward for the purpose of taking further action or back to a lower court or tribunal for hearing। तो ये भी it is also a type of remand। ठीक है, यानी कि जिस कोर्ट से एक केस आया है उसी कोर्ट को वापस भेज देना कि भाई इस पर जो है या इस केस में फर्दर एक्शन लिया जाए या इस केस को फर्दर जो है वो कंसिडर किया जाए, तो इसको भी रिमांड ही कहते हैं। Remand means to send an arrested person back to police custody for further interrogation। अब जो हमने रिमांड पढ़ा सेक्शन 167 में, वो यही बताता है कि भाई अक्यूज को दोबारा पुलिस की कस्टडी में देना ताकि उससे फर्दर इंटरोगेशन किया जाए या जो है केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ रिमांड, ये रिमांड्स के डिफिनीशन है। ठीक है, और ये जो डिफिनीशन है ये डिफरेंट लीगल डिक्शनरी में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, every person who is arrested or detained in custody is to be produced before a magistrate in a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the nearest magistrate, and no such person is to be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate। यानी कि यहाँ पर भी बताया गया है कि जिस शख्स को अरेस्ट कर दिया गया है उस शख्स को विद इन 24 आवर्स जो है उसको पेश किया जाएगा। उससे ज़्यादा टाइम जो है वो पुलिस अपने पास उस शख्स को जो है कस्टडी में नहीं रख सकती विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी कि मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर देता है, यानी कि मजिस्ट्रेट ने फिजिकल रिमांड का ऑर्डर दे दिया है, तो उस वक्त तो पुलिस जो है उस शख्स को अपने पास कस्टडी में रख सकती है। मगर अगर कोई ऐसा जो है वो ऑर्डर नहीं मिला है पुलिस को, तो पुलिस जो है वो विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन करके उस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ठीक है, और अगर पुलिस को फर्दर कस्टडी की ज़रूरत है तो डेफिनेटली पुलिस जो है एक एप्लीकेशन देती है मजिस्ट्रेट को, और उस एप्लीकेशन को आम ज़बान में पर्चा कहा जाता है। तो उस पर्चे में लिखा होता है कि हमें फर्दर इस शख्स की कस्टडी जो है वो चाहिए, और अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए तो मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर ऑर्डर दे सकता है कस्टडी का। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है। टाइप्स ऑफ रिमांड। रिमांड का जो पहला टाइप है वो है फिजिकल रिमांड। अब जब हमने सेक्शन 167 डिस्कस किया तो वो दरअसल फिजिकल रिमांड के हवाले से था। ठीक है, फिजिकल रिमांड इट इज आल्सो कॉल्ड पुलिस कस्टडी रिमांड, यानी कि पुलिस की कस्टडी में किसी शख्स को वापस दे देना। जैसे कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस की कस्टडी में किसी अक्यूज्ड की जो कस्टडी है वो पुलिस को वापस दे दी, तो इट इज कॉल्ड फिजिकल रिमांड। According to section 167 CRPC, when investigation of an offence cannot be completed within 24 hours, then police officer is required to produce the accused person before a nearest magistrate of the first class for permission of remand for further interrogation। यानी कि जो nearest magistrate होगा, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको पेश किया जाएगा, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर ऑर्डर दे सकता है फिजिकल रिमांड का। ठीक है,
तो अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, वही बात है, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो डेफिनेटली पुलिस जो है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज़ पर्सन को पेश करेगी। साथ में जो है वो डायरी की कॉपी भी देगी पुलिस, यानी कि डायरी उसमें लिखा होता है कि पुलिस ने किस हद तक इन्वेस्टिगेशन की है और पुलिस जो है फर्दर क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, और मजिस्ट्रेट जो है वो उस डायरी को पढ़ता है और उसके बाद जो है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ फर्दर कस्टडी देनी चाहिए तो मजिस्ट्रेट फिर फर्दर कस्टडी का ऑर्डर दे देता है। तो उस कस्टडी को कहते हैं फिजिकल रिमांड या पुलिस कस्टडी रिमांड। Under this section, magistrate is authorized to grant remand irrespective of whether he or she has jurisdiction to try the case or send it for trial। यानी कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, वो भी जो है वो फिजिकल रिमांड का ऑर्डर दे सकता है। टाइम पीरियड फॉर फिजिकल रिमांड, टाइम पीरियड यानी कि कितने टाइम के लिए फिजिकल रिमांड का ऑर्डर दिया जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी बताया कि ओवरऑल टाइम पीरियड है 15 डेज़ का। तो यहाँ पर जो है फर्दर क्लैरिटी के लिए हम समझेंगे फिजिकल रिमांड ऑफ एन अक्यूज्ड, सॉरी इट इज़ ऑफ एन अक्यूज कैन बी ग्रांटेड बाय द मजिस्ट्रेट मल्टीपल टाइम्स कीपिंग इन व्यू ऑल द कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो फिजिकल रिमांड दे सकता है पुलिस को, मगर ओवरऑल पीरियड जो है वो 15 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि पुलिस ने आके कहा कि हमें फिजिकल रिमांड जो है वो चाहिए इस अक्यूज़ का, मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई 2 दिन का जो फिजिकल रिमांड है उसका ऑर्डर दे दिया मजिस्ट्रेट ने। अब 2 दिन के बाद उसको दोबारा पेश किया जाएगा उस मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, और दोबारा अगर उसने कहा कि भाई हमें मज़ीद और इन्वेस्टिगेशन करनी है इस केस में, तो मजिस्ट्रेट जो है वो दोबारा भी फॉर एग्जांपल 3 दिन के लिए मजिस्ट्रेट ने दोबारा फिजिकल रिमांड दिया, तो मतलब मल्टीपल टाइम जो है वो मजिस्ट्रेट रिमांड दे सकता है। अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC टाइम पीरियड फॉर फिजिकल रिमांड शुड नॉट एक्सीड 15 डेज, 15 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता in the whole and there must be at least one interval during the mentioned time, यानी कि एक इंटरवल का होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले 7 दिन का रिमांड दिया, ठीक है, 7 दिन के बाद उसे दोबारा पेश किया गया, मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई मज़ीद 7 दिन और दे दिए मजिस्ट्रेट ने, उस अक्यूज़ को पुलिस की कस्टडी में दे दिया मज़ीद, मगर यहाँ पर एक इंटरवल का होना ज़रूरी है। यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वो एट अ टाइम 15 डेज़ का रिमांड नहीं दे सकता, यानी कि 15 डेज़ का जो रिमांड का जो ऑर्डर है वो एट अ टाइम नहीं दे सकता, एक इंटरवल का होना ज़रूरी है। द मजिस्ट्रेट गिविंग ऑर्डर ऑफ फिजिकल रिमांड इज स्टैट्यूटरीली बाउंड टू रिकॉर्ड रीजन फॉर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ रिमांड एंड इज ऑल्सो बाउंड टू सेंड द कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट रिमांड देता है, रिमांड का ऑर्डर देता है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि मैं इस वजह से रिमांड का ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में भी उस ऑर्डर का कॉपी जो है वो भेजेगा, ताकि वहाँ पर भी जो सेशन जज है उसके इल्म में हो कि हाँ इस अक्यूज़ पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, ठीक है, जो है जो टाइम मेंशन किया गया है सेक्शन 61 में उसी टाइम के मुताबिक ही पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने फर्दर जो है इस अक्यूज़ की कस्टडी पुलिस को दी है, ठीक है, ताकि उन लोगों के इल्म में भी ये बात हो। एप्लीकेशन फॉर रिमांड बाय पुलिस, जब पुलिस को रिमांड चाहिए, ठीक है, फर्दर कस्टडी चाहिए किसी भी अक्यूज़ की, तो वो डेफिनेटली एक एप्लीकेशन देता है। तो इन ऑर्डर टू obtain physical remand of an accused person for further interrogation and investigation, an application is submitted by police official before a magistrate. This application is called पर्चा रिमांड। देखिए अक्सर पुलिस को आप लोगों ने सुना होगा कि वो अक्यूज़ को कहती है पुलिस कि अगर आप सच सच बात नहीं बताते तो मैं आपके ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट को पर्चा दे दूंगा। तो पर्चे का मतलब क्या है कि मैं आपके ख़िलाफ़ जो है मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दूंगा कि मुझे इस अक्यूज़ पर्सन की फर्दर कस्टडी चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपना इन्वेस्टिगेशन करें, हम इनसे जो है मज़ीद इंटरोगेशन करें। तो इस एप्लीकेशन को आम ज़बान में कहा जाता है पर्चा रिमांड।
It depends on the circumstances of the case whether the court to accept or reject the application. यानी कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है, मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो उस एप्लीकेशन को. नाउ वी विल डिस्कस पावर ऑफ द कोर्ट to give remand. It means that which court is authorized by the law to make an order of remand. Remand means all the types of remand, physical remand, judicial remand as well as transit remand. इसका मतलब यह है कि कौन सी कोर्ट जो है वो रिमांड का ऑर्डर दे सकती है. Under section 167 only a magistrate of the first class can grant police custody remand. It means that only a magistrate of the first class is authorized by the law to make an order of physical remand, to make an order of police custody remand. Likewise, the session court, high court, second class magistrate or third class magistrate are not authorized by law to give an order of remand. So, session court, high court, second class magistrate as well as third class magistrate are not authorized by the law to make an order of remand. Likewise, a second or third class magistrate can give an order of remand if authorized by provincial government in that behalf. अगर provincial government second class magistrate और third class magistrate को authorize करती है तो उस वक्त जो है second class और third class magistrate भी रिमांड का ऑर्डर दे सकता है. ठीक है. The accused person must always be produced before the magistrate when remand is asked for. यानी कि जब भी पुलिस को रिमांड चाहिए यानी कि फर्दर कस्टडी चाहिए तो अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. ठीक है. यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस आए मजिस्ट्रेट से कहे कि वो जो अक्यूज पर्सन है वो हमारे पास जो है वो थाने में है, हमें उस अक्यूज पर्सन की कस्टडी चाहिए. ऐसा नहीं होगा. अक्यूज पर्सन को लाजमी तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. तब ही मजिस्ट्रेट जो है, अगर मजिस्ट्रेट चाहता है तब ही मजिस्ट्रेट फर्दर कस्टडी दे सकता है पुलिस को. If no investigation was conducted after having obtained remand, the magistrate shall refuse to grant further remand. अगर फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा पुलिस ने उस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो और मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दिया जिसको आम ज़बान में पर्चा कहा जाता है और उसमें पुलिस ने कहा कि हमें इस अरेस्टेड पर्सन की फर्दर कस्टडी चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की कस्टडी दे दी यानी कि 2 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया. ठीक है. अब 2 दिन के बाद उस अक्यूज पर्सन को दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ठीक है, उन 2 दिनों में पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर रिमांड देने से इनकार कर सकता है. ठीक है. डेफिनेटली जब एक दफ़ा उसको लाया गया मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज पर्सन को तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस की डायरी देखी होगी, पुलिस ने उस दिन तक कितना इन्वेस्टिगेशन किया था. ठीक है. पुलिस ने 2 दिन की जो है वो फिज़िकल रिमांड दे दिया पुलिस को. अब 2 दिन के बाद पुलिस वापस आई. ठीक है. और उन्होंने अपनी डायरी पेश की मजिस्ट्रेट को. अब मजिस्ट्रेट ने जब डायरी पढ़ी तो मजिस्ट्रेट को लगा कि भाई कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया पुलिस की तरफ से, तो लिहाजा अगर पुलिस दोबारा रिमांड चाहती है तो मजिस्ट्रेट मना कर सकता है. After the expiry of 15 days, the magistrate shall require the police to submit complete or incomplete challan. So, complete or incomplete challan under section 173. And in case the challan is not submitted, he shall refuse further detention of the accused and shall release him on bail with or without sureties. यानी कि जब 15 डेज का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो पुलिस को मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई आप लोग अभी जो है वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट चालान जो है वो कोर्ट में जमा कर दें. ठीक है. अगर उन्होंने चालान जमा नहीं किया, ठीक है, चालान के बेसिस पर ही उस अक्यूज पर्सन के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल शुरू हो जाता है. ठीक है. तो अगर उन्होंने चालान जमा नहीं किया तो मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर डिटेंशन से इनकार कर देगा और साथ में जो वो अक्यूज पर्सन है उसको रिलीज़ कर देगा, अगर जो है उसको ज़मानत पर रिहा कर देगा विथ और विदाउट श्योरिटी. ठीक है.
अगर पुलिस ने चालान जमा नहीं किया तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस अक्यूज पर्सन को रिहा कर दे ऑन बेल, यानी कि ज़मानत पर उसको रिहा कर दे। क्योंकि यहाँ पर बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर पुलिस चालान जमा नहीं कर सकती तो इट मीन्स के ये जो अरेस्टेड पर्सन है, ये जो अक्यूज पर्सन है, ये इनोसेंट है, क्योंकि पुलिस ने विद इन 15 डेज भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की उसके खिलाफ। इट मीन्स के उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं है, तो फर्दर डिटेंशन जो है उससे मजिस्ट्रेट इनकार कर सकता है अंडर सेक्शन 167। ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर ग्रांटिंग ऑर्डर और फॉर ग्रांटिंग ऑर्डर ऑफ फिजिकल रिमांड, यानी कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट की कोई ड्यूटी है कि भाई जब आप मजिस्ट्रेट जो है वो फिजिकल रिमांड का ऑर्डर दे रहा है तो मजिस्ट्रेट को कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है, लाजमी तौर पर फॉलो करना है। वो प्रोसीजर क्या है? बिफोर रिमांड इज ग्रांटिंग बाय द मजिस्ट्रेट, he should inform the accused that he is a magistrate and that an application for remand has been filed by police official, and he should ask the accused whether he has any objection to grant of remand। यानी कि मजिस्ट्रेट उस अक्यूज पर्सन से कहेगा कि भाई मैं मजिस्ट्रेट हूं और आपके खिलाफ पुलिस ने फर्दर कस्टडी लेने के लिए एक एप्लीकेशन दी है मुझे, यानी कि मुझे पर्चा दिया है, ठीक है, और अक्यूज से कहेगा कि आपको फर्दर डिटेंशन पर कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एन ऑर्डर फॉर रिमांड शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज, यानी कि जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा कि इस अक्यूज पर्सन को फर्दर पुलिस की कस्टडी में दिया जा रहा है, यानी कि फिजिकल रिमांड का जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, और वो जो रीज़न रिकॉर्ड करेगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज पर्सन होगा, यानी कि अक्यूज पर्सन का उधर जो मौजूदगी है वो लाजमी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि अक्यूज पर्सन किसी और जगह हो और मजिस्ट्रेट जो है वो फिजिकल रिमांड दे दे, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज पर्सन का होना लाजमी है। If the accused wish to be represented by the counsel, the magistrate should allow time for counsel to appear and argue the matter before him। जैसे कि मजिस्ट्रेट ने अक्यूज से पूछा कि पुलिस ने फर्दर कस्टडी लेने के लिए एप्लीकेशन दी है मजिस्ट्रेट को, और जो अक्यूज पर्सन है उसने कहा कि मेरा जो वकील है वो आके आपसे जो है वो आर्गूमेंट कर दे, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट अलाउ करेगा कि हाँ इसका वकील आए और जो है मजिस्ट्रेट के सामने आर्गूमेंट दे, ठीक है, कि फर्दर डिटेंशन देना जो है वो लाजमी है या लाजमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्यूज पर्सन खुद भी आर्गूमेंट कर सकता है, और अगर अक्यूज पर्सन चाहता है कि मेरा वकील आए और वो मजिस्ट्रेट के सामने अपेयर हो तो मजिस्ट्रेट अलाउ करेगा कि हाँ इसका वकील आए और वो मेरे सामने आर्गूमेंट करे। अदर टाइप्स ऑफ रिमांड, अब हमने जितनी भी बातें डिस्कस किए हैं वो दरअसल फिजिकल रिमांड के हवाले से है, ठीक है। अब जो मज़ीद दो और टाइप्स है उनको अब हम डिस्कस करेंगे। जुडिशियल रिमांड, जुडिशियल रिमांड कहते हैं व्हेन द अक्यूज पर्सन इज सेंट टू जुडिशियल लॉकअप जेल इट इज कॉल्ड जुडिशियल रिमांड, यानी कि जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है कि इस अक्यूज पर्सन को जेल में भेज दिया जाए तो उस ऑर्डर से लेकर ऑनवर्ड जो है उस अक्यूज पर्सन का जुडिशियल रिमांड शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब पुलिस जब मजिस्ट्रेट जो है उसकी कस्टडी पुलिस को वापस देती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिजिकल रिमांड। ट्रांजिट रिमांड, ट्रांजिट रिमांड कहते हैं फॉर एग्जांपल सेक्शन 86 of CRPC deals with transit remand। Transit means on a journey and the course of transportation from one place to another। अभी जब मैंने आप लोगों को कहा था, ठीक है, शुरू में कि फॉर एग्जांपल जो अक्यूज पर्सन है उसको किसी और जगह अरेस्ट किया गया और जो अक्यूज पर्सन है उसने वो ऑफेंस किसी और जगह कमिट किया है। फॉर एग्जांपल उसने कराची में ऑफेंस किया था और उसको अरेस्ट किया गया लाहौर में, तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है वो ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर देगा। ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर का मतलब ये है कि ये जो अक्यूज पर्सन है उसको कराची में या कराची
जो है जहाँ पर उसने ऑफेंस किया है, फॉर एग्जांपल कराची में उसने ऑफेंस किया है तो उसको कराची मुंतकिल कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। In this case, the accused person will be produced before the magistrate or district superintendent of the area where he is arrested। यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी कि ट्रांजिट रिमांड का जो ऑर्डर है वो मजिस्ट्रेट भी दे सकता है और वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी दे सकता है। ठीक है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी एसपी, जिसको हम कहते हैं एसपी, वो भी दे सकता है। तो दोनों सूरतों में वो जो अक्यूज पर्सन है, अगर वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी है। अगर ऑर्डर जो है वो ट्रांजिट ऑर्डर का जो ट्रांजिट रिमांड का जो ऑर्डर है अगर वो मजिस्ट्रेट से लिया गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी है। इसी तरीके से अगर जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से लिया गया है तो डेफिनेटली उसको जो है उस पुलिस ऑफिसर के सामने पेश करना लाजमी है। ठीक है, अक्यूज को हर हाल में पेश किया जाएगा। द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, it is district superintendent of police और मजिस्ट्रेट कैन गिव ऑर्डर ऑफ ट्रांजिट रिमांड, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जो है वो भी ऑर्डर दे सकता है ट्रांजिट रिमांड का और इसी तरीके से जो मजिस्ट्रेट है वो भी दे सकता है। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट रिमांड कैन बी बिटवीन 1 to 7 days बट नॉट मोर, यानी कि 1 दिन से लेकर 7 दिन तक जो है वो ये ट्रांजिट रिमांड का ड्यूरेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर डिपेंड करता है जो अथॉरिटी ऑर्डर दे रही है उस पर, यानी कि उसकी डिस्क्रेशन है। शायद वो जो अथॉरिटी है वो 2 दिन भी दे सकती है, 3 दिन भी दे सकती है, इसी तरीके 4 दिन भी दे सकती है, मगर ये जो ड्यूरेशन है ये 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो CRPC के मुताल्लिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और इस लेक्चर को सुनने के बाद जो रिमांड है या जो 2 सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं उनके बारे में कोई भी ऐसी एम्बिग्विटी नहीं रही होगी। बाहरकिफ अगर फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू पीपल एज सून एज पॉसिबल। और अब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।